हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे मिल रहे थे कि मैम थ्योरी एक अलग से वीडियो बना दो जिसमें आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की थ्योरी पूरी एक साथ कवर कर लो, क्योंकि थ्योरी में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये सही बात है, स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी में बहुत दिक्कत है। तो मैंने इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन बी के लिए जो थ्योरी आती है वो कवर करिए विद आंसर्स। तो आपको आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स। और तो चलो यहाँ पे मैं आप दिख रहा है आपको पार्ट 1 अभी अपन कर रहे हैं। 2 वीडियो में मैं ये बनाऊंगी क्योंकि अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाता है। तो पार्ट 1 का चैप्टर 1 2 3 4 एक साथ करेंगे और पार्ट 2 के चैप्टर 1 2 3 4 5 एक साथ करेंगे। तो अभी हम करते हैं पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 का पहला चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। आपको पता है ना ये? तो हाँ, वेरी गुड। चलो, तो पहला क्वेश्चन है विच इज एन एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो बोलो आंसर क्या है, बोलो जियोमेट्रिक मीन। तो देखो, डायरेक्ट आंसर मत लिखना कि आपने लिख दिया जियोमेट्रिक मीन, नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे आप लिखना, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन, 2 पॉपुलर मेथड फॉर असाइनिंग एक्सप्लिसिट वेट। तो 2 मेथड बताओ। वेरी गुड, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और मेथड ऑफ फैमिली बचत। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन गाला में भी कवर हुए हैं। तो अगर आपको गाला का सेक्शन बी चाहिए तो उसका वीडियो मैंने पहले से रखा है। पेपर 1 और 2 6 का एक साथ सेक्शन बी रेडी है और ये पिछले 10 सालों के पेपर के बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस अलग भी होंगे क्योंकि ये पिछले 10 सालों के पेपर के बेसिस पे बनाया गया। तो बताओ, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्या है? क्योंकि मेन डिफरेंस पूछा है। तो क्या डिफरेंस है कि फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर को फिक्स माना जाता है, जबकि चेन बेस मेथड में प्रीवियस ईयर को क्या माना जाता है? बेस ईयर माना जाता है। तो देखते हैं कैसे लिखा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड इज दैट फिक्स बेस मेथड, इन फिक्स बेस मेथड द बेस ईयर रिमेन कांस्टेंट। वहां पे बेस ईयर क्या रहता है? कांस्टेंट। कोई सा भी साल हो फिर बेस ईयर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंपैरिजन। व्हाइल इन चेन बेस मेथड एट अ गिवन टाइम द प्रीसीडिंग ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर। तो वहां पे प्रीसीडिंग ईयर को आप क्या कंसीडर करते हो? बेस ईयर कंसीडर करते हो। तो बच्चों, जैसे मैंने लिखा है वैसे की वैसे आप लोग लिखना, ठीक है। चलो, थर्ड, रब इसलिए कर रही हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फिर आराम से ले सको। विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड in India to find the rate of DNS allowance। तो बताओ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो आपको पूरा आंसर लिखना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ DA। व्हाट इज अ बेस ईयर? चलो बताओ, व्हाट इज अ बेस ईयर? कंपैरिजन करने में जो काम आता है। वेरी गुड। तो लिखना कैसे? When the value of a variable for the current period is compared with the value of variable with the fixed period, then this fixed period is called as a base year। यानी करंट पीरियड को आप किसी फिक्स पीरियड के साथ, कोई सा भी फिक्स पीरियड मानो, कुछ नहीं बोला है तो हम जो सबसे ओल्डेस्ट होता है उसको फिक्स मान लेते हैं। तो जो भी आपने फिक्स माना है, क्वेश्चन में गिवन है या फिर जो ओल्डेस्ट वाला है, उसके साथ जो कंपैरिजन करते हो उसको क्या बोला जाता है? बेस ईयर बोला जाता है। नेक्स्ट, डिफाइन इंडेक्स नंबर। और सबके डेफिनेशन तो याद ही कर लेना हर चैप्टर के, ठीक है। चलो, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर द करंट ईयर कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। कंपेयर टू इट्स वैल्यू ऑफ द फिक्स पीरियड इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ द पेट्रोल इज ₹100। तो बोलो, रुपीज आना चाहिए क्या? नहीं, इंडेक्स नंबर है ये। इंडेक्स नंबर में कोई यूनिट टर्म नहीं होती है। तो इज दिस ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स। और रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट राइट भी करना है। तो आप लिखेंगे द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पेट्रोल इज 100। रुपीज हटा देना, सिंबल हटा देना। और अगर रुपीज लिखा हुआ नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? आपका ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्लीसिट वेट? तो ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। इम्प्लीसिट वेट क्या होता है? The weight which is determined as the number of variety of different item selected in the construction of index number is called as implicit weight। उसको implicit weight बोला जाता है। चलो, चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 2 पे आ जाओ। चैप्टर 2 का नाम क्या है? लीनियर कोरिलेशन
इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक में मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगी आपको, तो आपको वो भी मिल जाएगा। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों फिर मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि हम बहुत कुछ डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब आपको बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। तो हम बहुत कुछ स्टडी मटेरियल रोज का डाल रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो उसकी मेन लिमिटेशन क्या आती है कि डज नॉट गिव द एग्जैक्ट डिग्री, यानी एक्यूरेसी नहीं देता है, तो इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, if all the points plotted in a scatter diagram line on a single line, यानी सिंगल लाइन पर सारे पॉइंट्स या तो ऐसे हैं या फिर सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, तो उसमें what will be the value of r। तो r क्या होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो ये 1 है, -1 और +1, तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। If all the points plotted in the scatter diagram lie on a single line only, then the value of r will be either 1 यानी +1 and or -1, and नहीं और -1, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। आपने देखा मैंने सिर्फ -1 और +1 करके नहीं छोड़ा, मैंने लिखा है दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। इस वीडियो में खाली सुन लो, स्क्रीनशॉट्स मैं आपको पीडीएफ रख दूंगी, आप वहां पे देख लेना आराम से, इस वीडियो में सुन लो अच्छे से पहले। In which situation the value of a Karl-Pearson correlation coefficient and Spearman rank correlation coefficient are equal। बताओ कब इक्वल होते हैं, वेरी गुड, जब दोनों वेरिएबल्स के अरेंजमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। When the value of two variables are in same arrangement of first and natural numbers, the correlation coefficient obtained by Karl-Pearson and Spearman are equal। यानी जो x और y दे रखा है वो आपका प्रॉपर अरेंजमेंट में है, यानी उसका प्रॉपर सीक्वेंस है, तो आप कार्ल पियर्सन निकाल लो या स्पेयरमैन से मिला लो, क्यों तो दोनों का यार क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि स्पेयरमैन में आप रैंक देते हो, ठीक है। तो रैंक आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रैंक में ही होगा, क्योंकि आपके वो सेम अरेंजमेंट में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the correlation coefficient between x and y is 0.4। what will be the value of correlation coefficient, यानी r की वैल्यू क्या होगी if 5 is added, एक मिनट बच्चों, if 5 is added in each observation of x and 10 is multiplied to each observation of y। अब ऐड करा हो, सब्ट्रैक्ट करा हो, मल्टीप्लाई करा हो, तो ध्यान रखना क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उस पर चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल की कोई इफेक्ट नहीं होती है, तो द वैल्यू ऑफ r विल बी सेम, दैट इज 0.4। व्हाई, बिकॉज r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ओके। नेक्स्ट, डिफाइन कोरिलेशन। बताओ कोरिलेशन क्या होता है, अ न्यूमेरिकल मेजर्स शोइंग द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सेक्शन बी है तो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, एक एक दो लाइन लिखनी है बस। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डज द साइन आर ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड, यानी आर की साइन किस पे डिपेंड करती है, तो इफ द साइन ऑफ एनी ऑफ द टू वेरिएबल x और y is change, then the sign of the correlation coefficient also change। यानी आप अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया हो तो आपने देखा होगा x के आगे ऐसे y और y ऐसे रखा हुआ है, तो उसने लिखा हुआ है x और y का कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी r बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0.4 है, तो r अगर ऐसे हो तो फिर क्या होगा, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इफ द साइन ऑफ बोथ द वेरिएबल आर चेंज, then the sign of correlation coefficient, then the sign of correlation coefficient will be same। अगर दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, दोनों माइनस माइनस में, दोनों प्लस प्लस में हो रहे हैं, तो फिर r पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। What will be the sign of r if the value of the covariance is negative? तो if the value of a covariance is negative, the sign of the r will also be negative। तो r की साइन भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो थर्ड चैप्टर देखते हैं। देखो 10 मिनट के अंदर 2 चैप्टर आप नहीं कर पाओगे, 10 मार्क्स, ठीक है, और 20 मिनट में आपके 10 मार्क्स कंप्लीट, तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए वीडियो पूरी देखना। नेक्स्ट, गिव द नेम ऑफ द मेथड
to obtain, give the name of the method to obtain the best fitted regression line. तो कौन सा मेथड है बेस्ट फिटेड रिग्रेशन? लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड इज द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन. नेक्स्ट, स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल. तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी एच प्लस यू. खाली ये लिख के मत आ जाना, आपको वहां पे ये भी समझाना है. वेयर या हियर y is equal to डिपेंडेंट वेरिएबल, x is इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a और डेल्टा कांस्टेंट होते हैं और u is a डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ऑफ द मॉडल. ठीक है, तो पहले आपको रिग्रेशन लाइन लिखनी है, फॉर्म लिखना है और फिर ये भी समझाना जरूरी है. नेक्स्ट, इंटरप्रिटेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट b इज ग्रेटर देन 0. अगर b ज्यादा हो तो क्या होगा? तो व्हेन b इज ग्रेटर देन 0 it represents the estimated increase in the b unit in the value of y. यानी b जो आ रहा है वो y बढ़ेगा क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल था किसके ऊपर? x के ऊपर. as per unit increase in the value of x. ये as पर लिख देना. as पर कैसे बढ़ेगा? जैसे x में इंक्रीज हो रहा है तो b का रेशियो ध्यान में रखकर उतना इंक्रीज y का भी होगा. जैसे b आपका आ रहा है 0.5 तो x अगर मेरा 10 यूनिट बड़ा इंक्रीज हुआ है तो y मेरा 5 यूनिट इंक्रीज होगा क्योंकि b क्या है मेरा 0.5. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द कांस्टेंट a एंड b इन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी है. तो a क्या होता है? इंटरसेप्ट और b क्या होता है? स्लोप. यानी स्लोप बोल दो या रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोल दो. ठीक है, चलो तो आप पूरा लिखना. द कांस्टेंट a एंड b इन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आर. a है इंटरसेप्ट और b है स्लोप यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट. द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ट्रांसपोर्टेशन? तो द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट, which statistician used the term regression line for the first time? तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने यूज किया था ये टर्म. तो सर फ्रांसिस गैल्टन यूज द टर्म रिग्रेशन लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम. और लास्ट चैप्टर, व्हाट इज टाइम सीरीज? तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, which of the component of the time series produce short term variation? तो शॉर्ट टर्म वेरिएशन किसमें होता है? सीजनल में शॉर्ट टर्म. हर चार को जैसे सीजन बदलेगा शॉर्ट टर्म वेरिएशन. तो सीजनल एंड साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएशन. फुल स्टॉप लगाना है. What do you mean by analysis of the time series? Analysis of the time series क्या होता है? The method to obtain the estimate of different component of the time series is called analysis of the time series. क्या? The method to obtain the estimate of different component यानी different component के estimate निकालने के लिए जो method use किया जाता है उसको बोलते हैं analysis of the time series. Which method finding trend is best to eliminate the effect of repetitive short term variation? Repetitive short term variation हो रहा है तो उसको मेरे को eliminate करना है, repetition नहीं होना चाहिए. तो किसमें आप eliminate कर सकते हो? तो moving average method is the best trend to eliminate the repetitive short term variations. Which component of the time series is impossible to predict? यानी आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. कौन सा? इरेगुलर. जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो ये इरेगुलर. और आप उसको बोल सकते हो रैंडम कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट. जैसे एग्जांपल अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब हम उसको प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं. और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द नोटेशन? What is the notation to show the cyclical component of the time series? Cyclical component कौन सा notation के कौन से notation से शो करते हैं? तो C यानी cyclical और T यानी time series ऐसे शो करते हैं. तो ये रहा. ठीक है, तो the कैपिटल लिखना. The notation to show the cyclical component of the time series is CT. ओके, तो ये आपका 13 से 14 मिनट में मैंने आपका सेक्शन B पार्ट 1 का रेडी करा दिया है. तो पार्ट टू का पहला चैप्टर कौन सा है? प्रोबेबिलिटी. माय गॉड कितना टफ चैप्टर है. ऐसा ही है ना आपके साथ भी? आई नो दिस.
ओके देखो बर्डले प्रोबेबिलिटी आपको टफ लगता है, लेकिन मैंने क्या बोला 1.1 और 1.5 करके देखो, बहुत इजी है और उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपका कुछ कुछ कवर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत भी कवर कर लोगे तो बहुत कवर हो सकता है बहुत कुछ। चलो और थियरी कर लो यहाँ से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेट द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। जब एटलीस्ट वन बोला हो, एटलीस्ट वन इवेंट बोला हो, तो उसका मतलब होता है यूनियन। तो क्या निकालना है? यूनियन आउट ऑफ 3 इवेंट ए, बी एंड सी। तो आप द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट फॉर 3 इवेंट से, तो क्वेश्चन में से लिख रहा है फॉर्मूला क्या है? प्रॉब ऑफ, इसको बोलते हैं प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि 3 इवेंट थे। अगर 2 इवेंट को बोलता तो हम बोलते प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी। अब 3 इवेंट बोला है तो यूनियन सी। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले तीनों का प्लस कर लो, तो प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी प्लस प्रॉब ऑफ सी, फिर माइनस दो इंटरसेक्शन दोनों के तीनों के माइनस कर दो, फिर इंटरसेक्शन एक बार ए बी की जोड़ी ले लो, एक बार ए सी की जोड़ी ले लो और एक बार बी और सी की जोड़ी ले लो। तो माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रॉब ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इससे ज्यादा जोड़ी बन भी नहीं सकती। दो दो की जोड़ियों को माइनस कर दो और तीनों की जोड़ी को प्लस कर दो, तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन है बच्चों, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके चलो वापस मेरे साथ फॉर्मूला बोलो, प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी प्लस प्रॉब ऑफ सी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रॉब ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लास्ट वाला प्लस। ओके चलो आगे चलते हैं। डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं? वो एक्सपेरिमेंट जिसको आप जब करोगे वो एक्सपेरिमेंट, तब आपको ये तो पता होगा कि आउटकम आएगा, लेकिन कौन सा वाला आउटकम आएगा ये आपको पता नहीं होगा। जैसे मैंने कॉइन उछाला तो ये तो पता है कि हेड या टेल आएगा, यही आउटकम आएंगे। आउटकम सर्टेन्स होते हैं, पर विच विल अकर ये हमें पता नहीं होता। डाइस फेंका तो 1 से 6 नंबर में कोई ना कोई नंबर आएगा, पर विच विल अकर एट दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वो हमें पता नहीं होता, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी रिपीटेड। जैसे अभी उछाला फिर दोबारा कॉइन उछाला, तो दूसरी बार जब उछालूंगी तो वो पहले वाले पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि पहला हेड आया या टेल आया, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। तो एन एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम आर नोन। जो भी पॉसिबल आउटकम है वो आपको पता है, बट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये पता नहीं किया जा सकता विथ सर्टेनिटी विच ऑफ द आउटकम विल अपीयर, कौन सा आएगा ये पता नहीं किया जा सकता। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं। एन एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी which of the outcome will appear is called random experiment। आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, वैसे सेक्शन बी है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलो थर्ड, राइट अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग वन बैलेंस डाई एंड वन बैलेंस कॉइन साइमल्टेनियसली, यानी एक बैलेंस डाई और एक कॉइन को आपने एक साथ भेजा है, तो क्या हो सकता है? 1 और हेड, 2 और हेड, 3 और हेड। मतलब हेड की जोड़ी पहले 1 2 3 4 5 6 के साथ बना दो, फिर टेल की जोड़ी 1 2 3 4 5 6 के साथ बना दो, सिंपल। तो 6 तक की जोड़ी और फिर टेल की जोड़ी 6 तक के साथ बना दो, तो 6 इसके और 6 उसके। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? यू से। ये यू क्या है? सैंपल स्पेस है। ठीक है, टोटल आउटकम वेयर एच इज हेड। अब देखो ध्यान से, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एच लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वेयर एच इज हेड और टी मतलब क्या है? टेल। ओके, तो आप लोग ये नहीं लिखते हो, फिर अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसके 95 से ज्यादा कवर होने वाले हैं, तो वो ये छोटे छोटे मिस्टेक के आधा आधा नंबर खो देते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप 95 से अबाव के स्टूडेंट हो तो ये चीजें ध्यान रखना।
चलो नेक्स्ट, राइट द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी इन अ सैंपल स्पेस। तो द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए इंटू प्रॉब ऑफ बी। तो ये रहा एज फॉलोज, ठीक है, यही लिखना है खाली आपको, लेकिन क्वेश्चन में से लिखना जरूरी है जैसे मैंने लिखा है, ओके। इसलिए मैंने पूरा पूरा लिख के दे रही हूं आपको, ताकि आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखो, ओके। चलो, तो मैंने 3 आंसर आपको करा दिए, तो आप पहले 3 का फोटो ले लो, क्योंकि फिर आप मेरे से पीडीएफ मांगते हो यार, बहुत परेशान करते हो मेरे को सही में। लो, ये मिटा देती हूँ ताकि आप आराम से ले पाओ। पहले 3 का पीडीएफ ले लो, 3 का नहीं 4 का, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो 4 हो गया, 5th करते हैं। State the number of a sample points of a random experiment of tossing 6 balanced coin। तो 6 बैलेंस कॉइन, तो बताओ एक कॉइन उछालूंगी तो कितने आउटकम पॉसिबल है? 2, हेड या टेल, तो 2, और ऐसे कितनी बार टॉस करना है मुझे? 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 इज योर आंसर। तो देखो लिखा है ये रहा, 2 की पावर 6, और फिर मैंने सॉल्व भी कर दिया, दैट इज n इज इक्वल टू 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर इज 64। The number of a sample point in a random experiment tossing 6 balanced coin is 2 की पावर 6। 2 क्या है? कितने आउटकम आ सकते हैं, जैसे डाइस होता तो 6, फिर कितनी बार आप डाइस को उछाल रहे हो, मानो आप 2 बार उछाल रहे हो तो उसकी पावर 2। तो ये होता है रिजल्ट्स, है ना, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, और पावर होता है कितनी बार रिपीट करना है वो एक्सपेरिमेंट, ओके। चलो ओके, ये मेरे लिए छोड़ दिया गया है। ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर ए और बी। बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सारे के सारे पढ़ लेना, उनमें से पक्का पूछे जाते हैं, ओके, कंफर्मली पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में भी और कभी कभी सेक्शन डी में भी। तो डी में पूछा जाएगा तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो उसमें इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है? 5। प्रॉब मत लिखना, प्रॉब नहीं पूछ रहे, इवेंट पूछ रहे हैं। तो ये ए है, ये बी है, यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इंटरसेक्शन 5 होता है उसमें। वेन डायग्राम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और लिख देना यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव event A and B, okay। चलो नेक्स्ट, अरेंज prob of A union B, prob of A intersection 0 A plus B in the ascending order। तो देखो सबसे पहले 0 आएगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन, फिर prob of A, फिर यूनियन, फिर A plus B are in the ascending order। याद कर लेना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलो आते हैं किस पर, ओके, डिफाइन सेक्शन सी। देखो आपने मेरे से प्रीवियस पार्ट 1 का जब मैंने थ्योरी करवाया था तो उसमें बहुत बच्चों ने कमेंट लिखे हैं मैम सी डी भी करवा दिया करो, तो मैं पार्ट 2 में सी और डी भी इसी वीडियो में ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, पर आपको पूरा देखना है। बुक में थ्योरी लर्न करने जाओगे टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इससे अच्छा है कि वीडियो में देख लो, और आपके जो अच्छे यार दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि हम कौन से 2 पे काम कर रहे हैं, अब की बार 90 पर, सबका साथ सबका विकास, तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। चलो, व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? इफ सम आउटकम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्री आउटकम्स in the sample space of a random experiment indicate the occurrence of a certain event A, then these outcomes are called favorable outcome। जैसे अगर मैंने डाइस फेंका और मैं बोलूं कि मैं जो डाइस फेंक रही हूं उस पे 3 या 3 से ज्यादा नंबर मुझे मिलना चाहिए, तो मेरा फेवरेबल आउटकम ए क्या होगा? 3 हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो कितने आउटकम हो सकते हैं टोटल? 4, तो 4 बाय, और टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6, तो माय आंसर इज 4 बाय 6। तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है? यानी जो आप चाहते हो वो आना। तो देखो, इफ सम आउटकम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्री आउटकम्स, सारे जो एलिमेंट्री आउटकम्स है
उसमें से कुछ आउटकम, जैसे ये कुछ आउटकम इन द सैंपल स्पेस, यू था ये सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, ये यू नहीं है, यू तो सॉरी ये तो ए है, यू तो क्या होगा इसका 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये यू है, इसमें से कुछ आउटकम आपके फेवरेबल आउटकम है ऑफ अ रैंडम इंडिकेट्स अक्रेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट, तो मैंने अक्रेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट बोला कि 3 या 3 से ज्यादा आने की संभावना, ऑफ देन दीज आउटकम्स आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम ऑफ आइटम इवेंट ए। ओके, यूनियन ऑफ इवेंट, यूनियन यानी सैंपल स्पेस यानी यू, यानी जितने आउटकम आ सकते हैं वो सारे। तो सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, जैसे लाइफ ऑफ अ बल्ब वो फाइनाइट नहीं होती, वो इनफाइनाइट होती है, तो फाइनाइट आपको सारे आउटकम पता होने चाहिए। यू सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, ए एंड बी आर द टू इवेंट ऑफ ए, इवेंट ए अकर्स, इवेंट बी अकर्स or event A B occurs together, that is at least one of the event A or B is called union of event A and B, यानी A और union B, इसका मतलब कोई ना कोई इन दोनों में से, मतलब इन A और B के सारे, ऐसे बोल दो A और B के सारे इवेंट, डिनोटेड बाय A, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत लिखा, A यूनियन B, ठीक है। 10 ये रहा, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। x फिर डॉट लगाना, फिर ये बिलोंग्स टू है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, दैट इज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इंटरसेक्शन जो दोनों में होगा वो एक ही बार लिखना है कॉमन। चलो, इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन दोनों के, ठीक है। तो इंटरसेक्शन, ये ऐसा साइन आएगा, गलत लिखा है, ठीक है। सपोज U is a finite sample space, A and B are the two event of U, the event that A and B occurs together, जहां पे A और B दोनों होंगे, then it is called intersection of the event of A and B and it denoted by, ये गलत लिखा है, A intersection B, thus intersection B is equal to, ये लिखना जरूरी है, x डॉट डॉट लिखना, x belongs to A and x belongs to B। मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल में समझाती हूँ। देखो A लिखा हुआ है, A मान लिखा हुआ है 3 4 5, B इवेंट लिखा हुआ है, B इवेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, चलो 5 हटा देते हैं, 1 2 3 4, A B इवेंट ये है। तो अब इंटरसेक्शन क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, इज इक्वल टू, दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन कौन कौन सा है, 3 एंड 4, ओके। यूनियन क्या होगा, A यूनियन B क्या होगा, सारे A और B के सारे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ पे भी थे और 5 3 4 तो आ चुके, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो ऐसे याद कर लो, यूनियन मतलब होता है A और B के सारे, और इंटरसेक्शन मतलब होता है A और B के कॉमन। तो कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछता है, मैंने आपको उसके सहित ये प्रैक्टिकल भी समझा दिया। इफ यू वांट टू टेक आउट क्लिक देन टेक इट राइट नाउ। डन, चलो आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री यानी A है तो A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A डैश, B है तो B का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, B डैश। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है क्या है, अगर मैं नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने के लिए तो बच्चों को ऐसे बोलती हूँ, A के अलावा U के सारे कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे U है मेरा, मानो 1 2 डाइस का ही ले लेते हैं, 3 4 5 और 6, मतलब एक डाइस फेंका है उसके कितने आउटकम। अब A है मेरे, मान लो कि 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा तो 4 5 6 ही आएंगे। पहले बोला था 3 और 3 से ज्यादा, तो मैं बोल रही 3 से ज्यादा नंबर चाहिए मुझे, तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम है, तो A बोल दिया उसको मैंने, तो 3 4 5 6 आ गया। तो A डैश क्या होगा, A डैश क्या होगा, तो इसके अलावा सब, तो ये होगा 1 2 3 1 2 3। तो मैं क्या बोल रही हूँ, A के अलावा U के सारे, तो ये हटा दो, तो क्या बचा, 1 2 3 बचा। A के अलावा U के सारे इज A डैश, तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। सपोज A इज एन इवेंट ऑफ अ फाइनाइट सैंपल U, द इवेंट A डज नॉट अकर, मींस द इवेंट कंसिस्ट द एलिमेंट इन U बट नॉट इन A, मतलब जो इवेंट है वो U में होना चाहिए पर A में नहीं होना चाहिए। A के अलावा U के सारे लिख लो, हिंदी में लिख लो, वहां पे बुक में, आपकी बुक है,
वहां पे हिंदी में लिख लो, एक ए डैश के आगे ए के अलावा यू के सारे, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए डैश। तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स फिर डॉट डॉट कर देना, ये बिलोंग्स टू वो नहीं है, ए बिलोंग्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये तो अभी बताया था, इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट वी कैनॉट प्रेडिक्ट द सर्टेनिटी of the outcome which will appear। फिर it result into a certain outcome, और रिजल्ट क्या आते हैं, हमेशा certain outcomes आते हैं। तो ये तो आपको मैंने अभी ऊपर भी बताया था, वही है। अच्छा, ये भी मेरे लिए छोड़ दिया, देखो सेक्शन डी। चलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये तो मैंने अभी भी आपको बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसा होता है, ऐसे ए बी और इनमें ऐसे कर दो, और यहाँ पे लिखना जरूरी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है इसमें, फाई, यानी कुछ कॉमन नहीं होता। यूनियन ऑफ इवेंट, यूनियन ऑफ इवेंट होगा ये होगा यूनियन ऑफ इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए आपको ऐसा बनाना है, ए बी, ये इंटरसेक्शन है तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ओके डन, ठीक है। चलो अब डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जो दोनों बिल्कुल अलग हैं, यानी ए का बी में नहीं आ रहा कॉमन और बी का ए में नहीं आ रहा। तो सपोज ए बी आर टू इवेंट ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, इवेंट ए डज नॉट, इवेंट ए बी डू नॉट अकर टुगेदर, which means A, क्या लिख दिया ये, और इन द अदर, ये रहने दो, ये हटा देना। Does A and B does not occur together. In other words, event B does not occur when event A occur, and event A does not occur when event B occurs. Then event A and B are called mutually exclusive event. तो उनको क्या बोलेंगे, mutually exclusive event बोलेंगे। Next, complementary event. Suppose U is a finite sample space and A is one of its event. The set of all the outcomes or element of U which are not in the event of A is called complementary event। यानी A का complementary क्या होगा, A dash, जो A में ना हो पर U में होना चाहिए, मैंने अभी बताया था आपको। The complementary event of A is denoted by A dash, ये full stop है, और ये यहाँ पे डैश नहीं है, ऊपर डैश है, A dash। अच्छा, ये 3 बार गलती से आ गया, हटा दो। We will use the notation A dash on the complementary event of A। 2 बार लिख दी ये लाइन, अगेन हटा देना ये, ठीक है, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ओके। चलो और बोलो, आगे चलें। चैप्टर नंबर 1 में कोई दिक्कत? चैप्टर 1 की जो जो थ्योरी पूछी जाती है वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है। इफ यू वांट टू टेक अ क्लिक then take it right now। from where you have to take, from 5th question, तो take it from here, ले लो एक बार फटाफट। डन। चलो सेक्शन सी ले लो, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, अब ले लो। डन। चलो सेक्शन ये ले लो, डन। चलो नेक्स्ट, एक मिनट रुको, ये यूनियन वाला ऐसा नहीं बनाते, मैं एक्चुअली ये देख रही थी, रुको, ये ए भी नहीं आएगा, यूनियन वाला ऐसा बनाना, यूनियन ऑफ इवेंट में कुछ ऐसा बनाना, ऐसे ए बी और ये सब, ठीक है, ए और बी के सारे कॉमन,
तो यहाँ पे यू लिख देना, यूनियन ऑफ इवेंट। तो इसको लिखना A यूनियन B इज इक्वल टू U। ओके, ऐसे बनाना। ले लो स्क्रीनशॉट, सारे पढ़ लेना ये, भले इसमें 3-4 ही करवाए मैंने, पर 11 के 11 के पिक्चर्स याद कर लेना, जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, A माइनस बी, B माइनस ए, वो वाले तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये ले लो लास्ट, डन। चलो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डिफाइंड बर्नौली ट्रायल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लो। बर्नौली ट्रायल क्या होता है? सपोज अ डिक्टोमस एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज 2 आउटकम। तो इसमें बर्नौली ट्रायल्स में आते ही ऐसे हैं जिसके खाली कितने आउटकम्स होने चाहिए? 2। तो कॉइन आएगा, है ना? डाइज आएगा क्या? नहीं। सपोज S, success is S and failure is F, is repeated n number of times in the identical condition, in each trial probability of success S। तो prob of वो S की वैल्यू क्या होती है? 0, फिर बीच में 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, is constant, then all such trial are known as Bernoulli ट्रायल। ठीक है, ऐसे की ऐसे आपको जब डिफाइन लिखा है तो डेफिनेशन लिखनी होती है, और जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम एज इट इज लिखते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ बर्नौली ट्रायल। तो दोनों का यानी सक्सेस यानी P और फेलियर यानी Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। तो यही इसका रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बर्नौली ट्रायल इज P प्लस Q इज इक्वल टू 1। डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अ रैंडम वेरिएबल X which is capable of assuming all the value in the set of a real numbers or its subset is called discrete random variable। okay, example of discrete random variable, number of children per family, है ना? getting number of heads when a coin is tossed 3 times। okay, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी x कोई नंबर होता है और फिर उसकी कोई प्रोबेबिलिटी सामने होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, चलो, मीन ऑफ अ सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर। पैरामीटर मतलब n, पैरामीटर n। अच्छा, पैरामीटर n और p दोनों होते हैं। Here it is given that the binomial distribution is symmetrical। सिमेट्रिकल है तो यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिमेट्रिकल मतलब यह लाइन बीच में होती है, यानी 0.5 इधर 0.5 इधर, इक्वल, दोनों साइड में क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जेड, तो आधा इधर आधा इधर। उस केस में p और q क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे? हाफ। बोला ना, 0.5 इधर 0.5 उधर। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? NP। NP क्या दे रखा है हमको? 9। देखो मीन दे रखा था, मीन कितना दे रखा है? 9। तो NP इज इक्वल टू 9। अब आपको P पता है, P कितना है? हाफ, तो ये हाफ। तो N और P, तो अब P के जगह P की वैल्यू रख दो हाफ। ठीक है, अब हाफ को उधर फेंक दो, तो N इधर, ये 2 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9 2 जा 18। तो n कितना हो जाएगा मेरा? 18। Hence the value of a parameter n is 18। Okay? Next, state the relationship between mean and variance। अरे मीन होता है np और वेरियंस होता है npq, और मीन बड़ा होता है as comparatively वेरियंस, क्योंकि q भी कुछ पॉइंट में होगा। जैसे मान लो np आ रहा है आपका, मतलब p आ रहा है मान लो आपका 0.6, n आ रहा है आपका 4। अब इधर देखो, n था 4, P था 0.6, अब Q भी पॉइंट्स में होगा, तो दोनों का टोटल क्या होता है? 1, तो ये होगा 0.4। तो जब आप एक नंबर को, जब इसको और पॉइंट्स में डेसिमल वाली नंबर से करना, तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा, तो इसलिए NP कोई भी नंबर रख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा NP इज ग्रेटर देन NPQ। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज the mean of value is always greater than the mean of variance। चलो, state the properties of Bernoulli trials। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क करो Bernoulli trials की प्रॉपर्टी। तो पहला, the probability of getting success in a Bernoulli trial remain constant। Bernoulli trial are mutually independent, यानी मैंने अगर 10 बार करूंगी
तो पहले वाले में क्या रिजल्ट आया था या 9वें वाले में क्या रिजल्ट आया था, वो 10वें वाले का उस एक्सपेरिमेंट पे कोई असर नहीं होगा. That means getting success or failure at any trial does not depend on the getting the success and failure on the previous trial or the next trial. ठीक है, सक्सेस और फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. दैट्स व्हाई Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है. Next, for a binomial distribution, if a probability of a success is double the probability of failure, तो probability of success को क्या बोलते हो आप, P, और probability of failure को क्या बोलते हो, Q. तो success की probability क्या है, if the probability of a success is double the probability of failure के double, तो success की probability failure को double करते हो तो वो success के बराबर होती है. तो P is equal to 2Q. तो देखो, the probability of a success is double the probability of failure, यानी failure को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 तो किसके बराबर आता है, सक्सेस के बराबर आता है. नाउ पुटिंग दिस P is equal to 1, तो इधर हो गया आपका. अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो इसको उधर फेंक दो, यानी P is equal to 2Q लिख सकती हूँ. तो 2Q, क्योंकि P प्लस Q is equal to 1 था, तो P की जगह क्या लिख दूंगी, 2Q. तो 2Q प्लस Q is equal to 1, तो 3Q is equal to 1. ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो Q is equal to 1/3. P की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, डबल है ना, तो वो हो जाएगी 2/3. ओके, अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ. अब N है, P है, Q है, कर दो मल्टीप्लाई, ये 8/9, hence the variance is 8/9. सेक्शन D, state the properties of बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें क्या है, पैरामीटर क्या होते हैं उसके, N और P होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था. फिर इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. फिर मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज NP और वेरिएंस क्या होता है उसका, NPQ, विच शोज द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस इन अ बर्नौली ट्रायल. ये सक्सेस बताता है NP. और द वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज NPQ, हेंस इट्स स्टैंडर्ड डिवीजन इज, ये गलत लिखा है, रूट में NPQ. ठीक है. फिर इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन, वेरिएंस की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होगी, NPQ की वैल्यू इज लेस देन NP, या उल्टा लिख सकते हो, NP इज ग्रेटर देन NPQ. दैट इज वेरिएंस मींस, नहीं है, बस यहां पर करते ना, छोड़ दो ये. ठीक है. इफ फॉर एनी वैल्यू NP इज N, फॉर एनी वैल्यू ऑफ N, यहाँ पे कॉमा है, P इज इक्वल टू हाफ, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये मैंने अभी आपको बताया था. अगर N किसी भी P की वैल्यू अगर हाफ से कम होती है तो उसको बोलेंगे स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, और P की वैल्यू हाफ से कम होती है तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव. ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल, तो ये तो हमने अभी देखा ही था. The probability of getting success of each Bernoulli trial remain constant. Bernoulli trials are mutually independent होते हैं. It means getting success or failure in any trial will not depend on the success and failure of in the next trial or the previous trial. Success and failure are mutually exclusive and exhaustive event. Therefore, Q is equal to N minus 1 minus P. चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पे. चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटेड. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और बच्चों, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, डेफिनेटली आई न्यू दिस, और आप बहुत सीरियस भी हो क्योंकि आपके कमेंट देख के मुझे लगता है. लेकिन जो बच्चे मुझसे इंग्लिश का मांग रहे ना, एक तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, और दूसरी चीज अब लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश का बनाना इट्स टू टफ बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली माई सब्जेक्ट. in the before 1 month we are searching some teachers but कोई रेडी भी नहीं हुआ और इसीलिए ये रह गया है. बट आई विल, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती आई विल ट्राई. ठीक है, इसलिए आप मेरे भरोसे में ना रहो, इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूँ कि मैं ये 4 सब्जेक्ट में आपको मदद कर सकती हूँ, इको, BA, अकाउंट, स्टैट्स. बाकी जो SPCC, गुजराती, इंग्लिश, कंप्यूटर, उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी. तो आप ऐसे दूसरे चैनल्स देख लीजिए. एक्चुअली मैंने कुछ टीचर्स को रेडी भी किया था, अप्रोच भी किया था, बट ड्यू टू दिस कि सब्सक्राइबर्स आर वेरी लेस और उनको अगर कोई मॉनेटरी फंड नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे.
अब आपको भी पता है कि अभी मार्केट क्या चलता है, ठीक है। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, दैट इज एक टोटली डिफरेंट थिंग। और कई बच्चे तो बोल भी रहे हैं कि थैंक यू मैम, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, और मैम आप हमें बहुत हेल्प कर रहे हो। तो आप खुद सोचो, जो एक वीडियो बनता है ना, उसको मेरे को एडिट करवाना पड़ता है, ये जब से ये सब लिखवाना करना, ये पूरा पूरा दिन चला जाता है हमें एक एक पीडीएफ बनवाने में, जो हम आपको दे रहे हैं। पर हम यही चाहते हैं कि आप पढ़ो उससे। अगर हम दे रहे हैं, हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप गुड नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ। तो आप पढ़ो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। आ जाओ चैप्टर 3 पे। गिव द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट यूज्ड, कॉन्स्टेंट्स यूज्ड इन द, अब देखो कॉन्स्टेंट्स बताए नहीं है कौन से, यूज इन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल। तो आपको याद रखना है क्या पूछा है, फाई एंड ई पूछा है एरर का। तो फाई का है 3.1416 याद रखना, और ई का है 2.7183। ओके, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से पूछा था, ये क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इसमें दे रखी है इसकी वैल्यू मेरी, इस फॉर्मूले में, बुक में आपको बुक का स्क्रीनशॉट है ये। राइट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ, तो और ये भी बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मानो। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कैसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, ये ना सेम टू सेम 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन अंडर रूट में 2 5 बाई फिर e की पावर माइनस हाफ, फिर ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये लिखना मत भूलना, ये भी लिखना जरूरी है। और फिर ये वेयर, ठीक है, ये नहीं लिखते आप लोग, तो ये सब लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ अ नॉर्मल कर्व। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए आपको। तो कंप्लीटली बेल शेप। For which value of standard normal variable the standard normal curve is symmetric on both the side। देखो ये ऐसे होता है ना, तो ये जो होती है, ये वैल्यू क्या होती है, z इज इक्वल टू 0। तो एट z इज, फॉर मत लिखना, एट लिखना, एट z इज इक्वल टू 0 द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक ऑन बोथ द साइड, ठीक है। स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड स्कोर, जो जेड का स्कोर होता है, उसमें यूनिट फ्री होता है, उसमें कोई मेजर नहीं होता, ठीक है। चलो 4th चैप्टर, लिमिट। व्हाट इज डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो डेल्टा नेबरहुड ए, इफ a belongs to R and delta is a non-negative real number, then open interval, तो a minus delta और a plus delta is called delta neighborhood of a। okay, this is denoted by n, neighborhood है ना उसका, a comma delta, और फिर ये समझाना भी जरूरी है। आगे चलते हैं, चलो explain the meaning of x belongs to a, x is to बोलेंगे उसको, belongs to तो ऐसा होता है, ठीक है, x is to 0। तो if by decreasing the positive value, देखो decreasing the positive value of variable x और by increasing the negative value of variable x, the value of x brought very close to 0, 0 के पास में लाया जाता है, then it can said that x tends to 0। तो एक बार आप याद हो तो आपको एक बार यहाँ पे रखती हूँ, एक बार आप क्या करते हो 0.9999, सॉरी बड़ा, ये तो बढ़ाते समय, और इधर करते हो 0.999 फिर 0.99 फिर 0.9, और इधर लिखते हो 0 पॉइंट, मतलब एक बार डिक्रीज करते जाते हो, कम करते जाते हो। तो ऐसे इस तरीके से लिखते थे ना, एक बार बढ़ाते जाते हो, एक साइड कम करते जाते हो, वो वाला क्वेश्चन है ये, तो उसको थ्योरी में लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सेम x is to, यहाँ पे 0 था, या a है। If the value of x is brought very closest to a number a by increasing or decreasing the value, its value, then it is said that x tends to a, it denoted by x tends to a। It is necessary here to note that the x a tend, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, x tends to a
means value of x approaches very close to a but it will not be equal, कभी नहीं होगा, बहुत पास में जाएगा पर इक्वल कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं आपको एक मिनट बताती हूँ उसका। हाँ देखो ऐसे लेते हैं, एक बार 0.9, फिर 0.99, फिर 0.999 और फिर 0.999, एक बार आप ऐसे लेते हो और एक बार ऐसे लेते हो 1.0001, फिर 1.001, 1.01 और एक बार लेते हो 1.1। याद आया? ठीक है, तो एक बार डिक्रीज करते हुए एक बार इंक्रीज करते हुए। चलो, what is open interval? If A, B belongs to R and A less than B, then the set of all real number between A and B, not including A और B, A और B को नहीं लेना आपको, उसके अलावा सारे नंबर, it is called as open interval. It is denoted by ब्रैकेट में A and B, और वो क्या होना चाहिए, देखो कि X की वैल्यू A नहीं होनी चाहिए, A से छोटी और B से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर A मेरा है मानो 5 और B मेरा है मानो 8, तो इन 5 के बाद 5 नहीं लेना, 6, 7 बस यही लेना है, B से छोटा, या 6.1, 6.11, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ऐसे, तो उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें 6, 7 ही थोड़ी आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 5। What is marginal revenue? The change in the revenue due to small change in demand is called marginal revenue. The change in the revenue due to small change in the demand is called marginal revenue. State the formula for electricity of demand. तो ये तो आपको पता है, ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पर ये आगे माइनस लिखना मत भूलना, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि और ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या, डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन कैसा होता है, 11th में पढ़ा है ना, नेगेटिव। तो ये ऑलवेज आंसर इसलिए काय में आता है, माइनस में आ गया, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, माइनस में। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस, यानी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो नेगेटिव, इसलिए वो शो करता है ये। ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आपको यही नहीं पता चलता कौन सा चैप्टर है। द पॉइंट वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर्स आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट ऑफ फंक्शंस। चलो सेक्शन सी पे आ जाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द रेशियो ऑफ, ये तो अभी ऊपर पढ़ा है, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर फॉर्मूला लिख देना माइनस का साइन लगा के, और मैं हटा देती हूँ, देखो आपको दिखेगा, द डिमांड ऑफ एन आइटम एक्स इज अ फंक्शन ऑफ अ प्राइस ऑफ आइटम पी, दैट इज एक्स, ये फंक्शन बताना है उसका, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। सो द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी, ठीक है, पी का फंक्शन। The relation between the demand of an item and its price is inverse. Hence, negative sign is taken for the formula for elasticity of demand. Okay? So that's all part 2. आपको if you want to take a screenshot, do it right now. ले लो फटाफट, डन। ओके ऊपर वाले रह गए, लो ले लो, ये वाले चैप्टर 4 पूरा आ गया इसमें, ले लो, फिर आप जूम कर करके पढ़ लेना। डन, चैप्टर 4, चैप्टर 3 बाकी है, ले लो, ये एक पेज के हैं देखो। ओके चैप्टर 2 तक तो दे ही दिया था मैंने, यहां सब तो दिया ही था, ये बाकी है, लो तो मैं रब कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। या तो बड़ा करती हूँ एक साथ, लो ये लो, डन। सेक्शन डी दिखाती हूँ, ओके चलो, अब आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अकाउंट्स की भी आई विल ट्राई टू प्रिपेयर एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये बहुत टाइम लगता है बनाने में,
तो आई विल ट्राई कि मैं कितना बना पाती हूँ, ठीक है। ये 40 मिनट्स का वीडियो है, लेकिन आप प्रॉमिस करो ये वीडियो जितनी ज्यादा चलेगा ना, चलो मैं एक कंडीशन रखती हूँ, ये वीडियो जितना ज्यादा चलेगा ना उतना जल्दी आपको अकाउंट्स का थ्योरी मिलेगा, ठीक है। मैं भी तो रखूं अब कुछ कंडीशंस, है ना। चलो, एंजॉय योरसेल्फ एंड वर्क। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 घंटे की स्ट्रैटेजी कौन कौन फॉलो कर रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज किसी ने बोली थी मैम 15 दिन की भी स्ट्रैटेजी बना दो। I will try to make it. Okay? Okay. Have a nice day.